अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी जो स्टैटिस्टिक्स सीरीज़ है उसका लेक्चर नंबर है जी 4। और इसके अंदर आज हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल के साथ स्टडी करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज का जो लेक्चर है वो हमारा है जी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि एक बायनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसी तरह अब हम देखते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कहते हैं जी, देयर आर मैनी एक्सपेरिमेंट्स इन विच द कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज वायलेटेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस does not remain constant for all trials. Such experiments are called hypergeometric experiment. पहले बच्चों, आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की 4 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है, ठीक है। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ना वो कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द ट्रायल। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि सक्सेसिव ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। अब अगर जो इंडिपेंडेंट ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट ना रहें और उसके साथ साथ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो भी कांस्टेंट ना रहे बल्कि चेंज होने लग जाए, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तब आपको बेहतर तौर पे समझ आएगी। पहली प्रॉपर्टी सेम ही है बायनोमियल की तरह कि आउटकम ऑफ ईच ट्रायल को हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, सक्सेस में और फेलियर में। सक्सेस क्या होती है? जो हमारी डिज़ायर्ड आउटकम होती है, और फेलियर क्या होती है? जो हमारी अनवांटेड या अनडिज़ायर्ड जो है आउटकम होती है। दूसरी बात, बायनोमियल में हमने ये पढ़ी थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन ईच ट्रायल, लेकिन हाइपर ज्योमेट्रिक की खास बात यह है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या करती है? हर ट्रायल में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और तीसरी बात, सक्सेसिव ट्रायल जो है इसमें इंडिपेंडेंट नहीं होते, यानी वो डिपेंडेंट होते हैं कि जो है फेलियर की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो चेंज होने से सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, यानी वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। चौथी प्रॉपर्टी सेम ही है कि एक्सपेरिमेंट को आप एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल यानी n तक जो है वो रिपीट करते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों को कहता है कि अगर x हमारे पास एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो एक हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाली n नंबर ऑफ सक्सेसिस ट्रायल को डिनोट कर रहा है, तो ऐसे रैंडम वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को आप क्या कहोगे? हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके अगर फार्मूला की या प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर है के सी एक्स एन माइनस के और सी n माइनस एक्स और एन सी एन, ठीक है। यहाँ पे x जो है वो 0 से लेके n तक भी हो सकता है और 0 से लेकर k तक भी हो सकता है। ये आगे क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ n क्या है और k क्या है, ठीक है। अब अगर इसमें देखें तो कैपिटल N जो है ये जाहिर करता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, कि आपको जितना भी पॉपुलेशन या एक्सपेरिमेंट में चीज़ें बताई गई हैं उसमें टोटल नंबर जितने हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? जी कैपिटल N। और स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ़ यूनिट इन द सैंपल। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बैग है, उसके अंदर 6 ब्लू बॉल हैं, ठीक है, 6 जो हैं वो ब्लैक बॉल हैं और 4 जो हैं वो वाइट बॉल हैं। तो इसके अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 10 बॉल हैं। तो उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे? n। फिर वो कहता है इस बैग में से मैंने ना 2 बॉल्स को सैंपल के तौर पे लिया है, तो 2 क्या होगा हमारे पास? स्मॉल n, यानी सैंपल में नंबर ऑफ़ बॉल्स या नंबर ऑफ़ यूनिट्स कितने हैं। k क्या है जी? नंबर ऑफ़ सक्सेस इन द सेट, यानी जो आपने टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन ली है इसके अंदर जो चीज़ आपको पूछ रहा है डिज़ायर्ड थिंग है या नंबर ऑफ़ सक्सेस है, उसके लिए आपने k की वैल्यू को सिलेक्ट करना है। ये आपको मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा ताकि आपको बेहतर तौर से समझ आए कि k की वैल्यू को आपने किस तरीके से लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पैरामीटर्स की बात करता हूं तो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर्स होते हैं, कैपिटल N, स्मॉल n एंड k, ठीक है। और इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं h इंटू एक्स एन एन एंड k। उसके बाद अगर मैं जो है वो मीन का फार्मूला निकालूं वो होता है एन पी के, और p बराबर होता है k ओवर एन के। तो मैं यहाँ पे p की जगह k ओवर n पुट करता हूँ तो मेरे पास मीन का फार्मूला आता है एन के ओवर कैपिटल N। इसके साथ साथ पी क्यू के बराबर है के ओवर एन के, और हमें पता है पी प्लस क्यू किसके इक्वल होता है? 1 के। क्यू निकालना है तो आपने क्या करना है? 1 माइनस पी। तो क्यू बराबर है 1 माइनस पी, 1 माइनस के ओवर एन करेंगे तो आपके पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? n माइनस के ओवर एन।
इसी तरीके से प्यारे बच्चों वेरिएंस का फार्मूला जो है हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो होता है जी एन पी क्यू मल्टीप्लाई बाय एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। तो एन आपको पता है एन ही होगा, पी की वैल्यू आपने अभी यहाँ पे निकाली क्या है जी के ओवर एन, और उसके बाद तीसरी चीज़ आपके पास क्या है जी क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पे अभी निकाली है क्या है जी एन माइनस के ओवर कैपिटल एन, तो आपने क्यू की जगह उसकी वैल्यू लिखी और बाद में एन माइनस एन और ओवर कैपिटल एन माइनस वन। उसके बाद प्यारे बच्चों जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है वेरिएंस का अंडर रूट, वो आपने इस सारी वैल्यू को क्या ले लेना है अंडर रूट। पहला क्वेश्चन है कहता है जी अ बैग कंटेन्स 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, obtain probability distribution of the number of white balls if 2 balls are selected। अब आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप ये करना है कि आपको जो उसने नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन दिए है ना आपने वो लिखनी है, यानी उसने क्या कहा है 2 वाइट बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से पॉपुलेशन बना लेनी है, 2 वाइट बॉल्स हैं और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, और टोटल कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, टोटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स कि जब 2 बॉल्स को सिलेक्ट किया जाता है। मैंने आपको बताया था स्मॉल एन जो है वो ये बताता है कि कितनी आपने सैंपल में यूनिट है या कितनी बॉल्स को आपने सिलेक्ट किया है, तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। उसके बाद वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइट बॉल्स, ठीक है। अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि पहले आपने टोटल पॉपुलेशन जो भी आपको दी होगी उसको इस तरीके से डिवाइड करके लिख लेना है, वाइट बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स हैं, डिफेक्टिव हैं, अनडिफेक्टिव हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको लहदा लिख लेना है। सवाल में जिस चीज़ के बारे में पूछेगा आपने के की वैल्यू इनमें से वो वाली ले लेनी है, यानी यहाँ पे आप वो वाइट बॉल की डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं ना, तो इसमें वाइट बॉल्स की जो वैल्यू वो कितनी थी टोटल 2, तो आपने के की वैल्यू क्या लेनी है 2, कि जिसके बारे में पूछा जाए उसकी आपने टोटल पॉपुलेशन में से वैल्यू को लिख लेना है, वो आपकी क्या होगी के की वैल्यू। अब एक्स जो है देखें उसने 2 बॉल्स निकाली हैं 5 में से 2 बॉल निकाली हैं, और वो कहता है बताओ वाइट बॉल्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी। तो जब आप 2 बॉल्स निकालेंगे हो सकता है 0 वाइट बॉल निकले, हो सकता है 1 वाइट बॉल निकले, या हो सकता है 2 वाइट बॉल्स निकलें। तो हम क्या है जी इन तीनों के लिए एक्स की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। फार्मूला हमें पता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बराबर है के सी एक्स एन माइनस के सी एन माइनस एक्स और एन सी एन। तो यहाँ पर आपने जो है एन की एक्स की और पहले 0 के हिसाब से फिर 1 और फिर 2 के हिसाब से जब आप इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास जी आंसर वो आ जाएंगे। और हमारे पास जी एक्स बराबर है 0 1 2 और प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0.3 0.6 और 0.1। तो उसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स ऑफ विच 3 आर मार्क, ठीक है। तो कैपिटल एन जो है हमारे पास कितनी टोटल बॉल्स हैं 12, सही है। उसमें से हमारे पास मार्क कितनी है 3 और अनमार्क कितनी हो जाएंगी 9, ठीक होगी बात। आगे वो कहता है जी इफ़ 5 बॉल्स आर ड्रॉन आउट, ठीक है। एन जो है वो कितना आएगा स्मॉल एन 5, क्योंकि जो एन मैंने आपको पहले बताया था ये क्या होता है नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल, यानी उसने सैंपल के लिए 5 बॉल्स निकाली हैं तो एन क्या होगा 5। कहता है जी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 2 और 3 4 एंड 5 आर मार्क्ड बॉल्स। तो ये आपने जेहन में रखना होता है कि जिस चीज़ के बारे में पूछेगा आपने टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से उसकी वैल्यू को के के तौर पे लेना है। तो मार्क्ड का पूछा है तो मार्क के लिए के की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ठीक होगी बात। अब उसने x बराबर है 2, x बराबर है 3, x बराबर है 4 और x बराबर है 5 के बारे में पूछा है। आपने जी सीधी वैल्यूज़ n की और कैपिटल N की और k की वैल्यूज़ पुट करते जाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात है कि जब आप NCX या कोई भी वैल्यू NCX के तौर पे निकालते हो, अगर ये वाली नीचे वाली वैल्यू इस बड़ी ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी हो जाए तो उसका आंसर हमारे पास नहीं आता, वो एरर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 3C4 है तो ये नीचे वाली वैल्यू इससे बड़ी है तो इसका हमारे पास कोई आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी भी नॉट पॉसिबल है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी इसी तरीके से नॉट पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन जो हैं या कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपने जहन में रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। 5 उसमें वाइट बॉल हैं और 3 ब्लैक हैं, टोटल कैपिटल एन हमारे पास कितना हो गया 8, ठीक है। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ वाइट बॉल्स ड्रॉन, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड फाइंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। 3 बॉल्स जो हैं उसने ड्रॉन की हैं उसके अंदर से,
और जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल्स पूछ रहा है। वाइट बॉल्स के लिए आप के की वैल्यू कितनी लोगे, 5 लोगे। के की वैल्यू कितनी लोगे, 5। ठीक है, 3 निकाली है, उसमें वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। वो जब 3 बॉल्स निकालेगा या तो कोई भी वाइट नहीं निकलेगी, या एक निकलेगी, या 2, या तीनों ही वाइट निकलेंगी। तो आप बारी बारी जो है इन तमाम की जो है वैल्यू वो इन वैल्यूज़ को पुट करके आप इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट वो हमसे पूछता है कि इसकी मीन भी बताओ और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताओ। तो मीन जो है इसका फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या होता है जी, NP। ठीक है, NP। और के जो P होता है यहाँ पर वो K/N के बराबर होता है। तो मैं जब P की वैल्यू K/N यहाँ पुट करूँगा तो N K/N। तो स्मॉल n जो है वो 3 था, K की वैल्यू 5 थी और N कितना है, 8। तो यहाँ पर आपके पास उसका मीन आ जाएगा। और इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस का ये फार्मूला होता है, उसका जब अंडर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। तो इसी सीधे सीधे फार्मूले में आपने इनकी कैपिटल N की, स्मॉल n की, K की वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। तो पहले बच्चों ये थी जी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी से रिलेटेड हैं, सेम टू सेम है, उनमें कोई भी जो है कोई एक्सेप्शनल केस जो है वो नहीं है। तो आपको अगर इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।